चाहे कितने भी करीबी हो, लेकिन इन चार लोगों की बातों में कभी मत आना। एक मोर की उत्तम ज्ञानवर्धक बातें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज की भी कहानी इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि चाहे कितने भी करीबी हों, लेकिन इन चार लोगों की बातों में कभी मत आना। वे चार लोग कौन से हैं जिनकी बातों में आपके लिए भूल कर भी नहीं आना है। आइए एक कहानी के माध्यम से ये आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और कहानी को शुरू से अंत तक ही सुनें। अधूरी कहानी छोड़ करके न जाएं, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं, अधूरा ज्ञान किसी तरह का भी हो, अधूरी शिक्षा कभी जीवन में किसी के काम नहीं आती है। इसलिए जो भी ज्ञान, जो भी शिक्षा आप ग्रहण करें, वो पूरी ही ग्रहण करनी चाहिए। अधूरी शिक्षा को ग्रहण नहीं करना चाहिए, अधूरा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं करना चाहिए, यदि आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तब। तो चलिए दर्शक भाइयों, आरंभ करते हैं ये कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। वह मोर और मोरनी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। मोर भी अपनी पत्नी मोरनी को इतना चाहता था कि उसके बगैर वह रह नहीं पाता था, और मोरनी भी अपने पति को बहुत मानती थी, अर्थात बहुत प्रेम करती थी। जब तक पति पास में रहता था तब तक बहुत खुश और प्रसन्न रहती थी। पति कहीं दाना भोजन की तलाश में निकल जाता तो वह मोरनी अपने बच्चों के पास में रह जाती थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। मोरनी बच्चों की देखभाल करती थी, और जो मोर था वह दाना पानी की तलाश में बाहर चला जाता था। अब जितनी देर के लिए मोर बाहर जाता था, उतनी देर के लिए मोरनी बेआकुल और बेचैन हो जाती थी। इतना प्रेम उन दोनों पक्षियों में था। उनका ऐसा प्रेम देख करके जंगल के बाकी जो पक्षी थे वो उनसे जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे कि देखो मोर मोरनी में कितना प्यार है, कितना प्रेम है। याद रखिए मान्यवर, एक बात आपको बताऊं, इस समाज में अगर पति अपनी पत्नी को न माने या पत्नी अपने पति को न चाहे, तो ये समाज कहता है कि ये मूर्ख हैं, पागल हैं, एक दूसरे से दुश्मनी बनाए बैठे रहते हैं। और यदि पत्नी एक दूसरे को अपार प्रेम करें तो भी इस समाज के लिए अच्छा नहीं लगता, इस समाज के लिए बहुत बुरा लगता है, इस समाज के लिए ईर्ष्या पैदा होने लगती है। ये समाज ना तो आपके कामयाबी को बर्दाश्त कर सकता है और ना आपके प्रेम मोहब्बत को सहन कर सकता है। जिस तरह से उन पक्षियों में ईर्ष्या जलन मोर और मोरनी के प्रति होने लगी। आपस में पक्षी विचार करते हैं कि किस तरीका से इनमें फूट डलवाई जाए, किस तरीका से एक दूसरे में दुश्मनी बंधवाई जाए, ताकि ये मोर मोरनी एक दूसरे को प्रेम ना कर पाए। इस तरह का विचार जंगल के सारे पक्षी बनाने लगे। दोस्तों, होता क्या है, जब सुबह होता है और मोर जो अपनी पत्नी से आज्ञा लेने के बाद कहता है कि तुम बच्चों के पास में रहो और हम दाना पानी की तलाश में बाहर जा रहे हैं, मोर तो बाहर चला जाता है और मोरनी अपने बच्चों के पास में ही रह जाती है। इधर एक कौआ पक्षी था, जो चालाक कौआ, वह कौआ मौका देख करके मोरनी के पास में पहुंच जाता है। मोरनी ने जब कौआ को देखा तो मोरनी ने पूछा, कौआ भाई क्या बात है, आज चुपचाप आकर के तुम बैठ गए हो, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, बात क्या है। प्रिय दर्शकों, तब वह कौआ कहता है कि अरे मोरनी बहन, बताने के लिए तो आपके लिए एक ऐसी बात आया हूं, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस तरीका से बताऊं। यदि मैं इस बात को बताता हूं तो आप कहीं बुरा न मान जाओ। मोरनी कहती है, कौआ भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, बताइए बात क्या है। मित्रों, तब वह कौआ कहता है कि मोरनी बहन, बात यह है कि तुम्हारे पति जो मोर हैं वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं, तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मोरनी ने कहा, कौआ पागल हो गया है क्या, हमारे स्वामी हमारे पति मोर हमें बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत हमसे प्रेम करते हैं, तू हमारे पति मोर के लिए ऐसा दोष क्यों लगा रहा है, उन्हें बदनाम क्यों कर रहा है।
तू कहना क्या चाहता है मित्रों? तब कौआ कहता है कि आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, और इसीलिए तो मैं आपको बताना नहीं चाहता था। जब आपने पूछा तो मैंने बताया। आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, मैं अच्छी तरीका से जानता हूं, लेकिन आप विश्वास करें या न करें, मैंने आपके पति मोर के लिए दूसरी मोरनी से मिलते हुए देखा है, उसके पास में घूमते हुए देखा है। ये मैं अपनी आंखों से देख करके ही आपके पास में आ रहा हूं। आपका पति कितना निर्लज्ज है, कितना विश्वासघाती है, जिसे आपकी बिल्कुल चिंता नहीं है, फिक्र नहीं, जिसे आपके प्रेम की कोई कदर नहीं है। अरे वो आपके प्रेम की कदर करता, इज्जत करता, आपको मानता, तो दूसरी मोरनी के पास वो कदाप घूमता हुआ मेरे लिए दिखाई नहीं देता, उससे प्रेम संबंध बनाए हुए नजर नहीं आता। आप विश्वास करें या न करें, लेकिन जैसा मैंने देखा वैसा आपको बता दिया। प्रिय दर्शकों, कौआ इस तरीका से मोरनी को समझा करके चला गया। मोरनी को विश्वास ही हो गया कि शायद हो ना हो हमारे पति हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, जो दूसरी मोरनी के साथ घूम रहे हो ना हो कौआ सत्य बोल रहा। कहने का मतलब है दोस्तों, मोरनी के ये बात दिमाग में बैठ गई कि हमारे पति मोर हमसे बहुत धोखा कर रहे हैं। गुस्सा में बेचारी वहीं बैठी रही और अपने पति का आने का इंतजार करने लगी। इधर जब सूरज ढलने लगता है, शाम होती है, तो अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी मोरनी के लिए दाना पानी लेकर के मोर उसी स्थान पर आ जाता है जहां मोरनी और उसके बच्चे बैठे हुए थे। आकर के देखा तो मोरनी बड़ी गुस्सा में बैठी है, बिल्कुल पति मोर से नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद में मोर ने खुद ही पूछा कि हे प्रिय, बात क्या है? हम दाना पानी लेकर के आए, आपने बच्चों को दाना पानी तो खिला दिया, लेकिन आपने नहीं खाया, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? तब मोरनी कहती है कि पिया जी, आज हमें पता चल गया है कि आप बहुत बड़े गद्दार हैं, बेवफा हैं, आप विश्वासघाती हैं। अरे आपने तो हमारे प्रेम की कदर भी नहीं की, इज्जत भी नहीं की। मैं नहीं सोचती थी कि आप हमारे साथ में ऐसा सलूक करेंगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इस तरीका से हमारे साथ धोखा करेंगे। मान्यवर, तब वह मोर पूछता है कि खुल करके बताओ बात क्या है, इतनी गुस्सा में क्यों दिखाई दे रही हो? मोरनी कहती है पिया जी, मैंने सुना है कि तुम दूसरी मोरनी के पास जाते हो और उसी के साथ में रहते हो, पूरे दिन घूमते हो, ऐसो आराम करते हो, और इसीलिए तो शाम को देर से हमारे पास आते हो। मोर कहने लगा, अरे प्रिय, तुम कैसी बातें कर रही हो? बात क्या है? किसने तुम्हें बहकाया है? किसने तुम्हें यह बताया है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा करता हूं? तब मोरनी ने कहा, पिया जी, एक जंगल का कौआ आया था और उसने आपको दूसरी मोरनियों के साथ में मिलते हुए देखा है, घूमते हुए देखा है, तो उसी ने आकर के मुझे बता दिया। दोस्तों, मोरनी के जब ऐसा कहने पर मोर समझ जाता है कि इसका मतलब है वह कौआ हम दोनों के बीच में फूट डलवाना चाहता है, इसलिए हमारी पत्नी को बहका करके चला गया है। मान्यवर, मोर कहता है कि प्रिय मोरनी, जो आप सोच रही हैं, जिस कौआ ने आपको बहकाया है वह झूठ बोलता है। मैं आपको बहुत मानता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपके लिए धोखा नहीं दे सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हमारी बोटी बोटी तुम्हारा ही नाम लेगी, इसलिए हमारी बात पर विश्वास करो। मोरनी कहती है, नहीं पिया जी, हमें आपकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है आप हमें झूठ बोल करके समझाना चाहते हैं और बहकाना चाहते हैं, अपने झूठे प्रेम के जाल में हमें फिर फंसाना चाहते हैं। तब मोर कहता है कि मोरनी, याद रखिए, इस समाज में चाहे कोई भी जीव हो, चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, जब तक दूसरे इंसान के बारे में सही तरीका से जान ना लो, पहचान ना लो, उसे देख ना लो, उसके कर्म को देख ना लो, तब तक उसके बारे में सही या गलत का फैसला करना एक गलत निर्णय होता है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रिय कहते हैं, कानों का सुना झूठा हो सकता है, लेकिन कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी झूठा होता है। मोरनी कहती है, पिया जी, आंखों का देखा हुआ झूठा कैसे हो सकता है? तब वह मोर कहता है कि हे प्रिय, जैसे अगर एक जवान भाई बहन कहीं खड़े होकर के आपस में किसी तरह की बातचीत कर रहे हों और अपरिचित आदमी उनको जब देख लेता है तो वो तो यही समझता है कि ये प्रेमी और प्रेमिका आपस में बातचीत कर रहे हैं।
उसने देखा बातचीत करते हुए उन लड़का लड़की के लिए बात यह भी सत्य है, लेकिन उसने ये नहीं समझ पाया कि ये प्रेमी और प्रेमिका हैं या भाई बहन है। उस अपरिचित आदमी ने देखा सत्य वो भी है क्योंकि उसने आंखों से देखा है, और सत्य यह भी है कि लड़का लड़की आपस में बातें भी कर रहे हैं, लेकिन झूठा इस प्रकार है मेरी प्रिय, क्योंकि वे प्रेमी प्रेमिका नहीं है, वो एक भाई बहन बात कर रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी आंखों का देखा भी झूठा होता है। आप समझोगी नहीं। चलिए मैं तुम्हें समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूं, और उस कहानी को यदि आप शुरू से अंत तक ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें यह समझ जाओगी कि हम धोखा कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, या तुमसे हम प्रेम कर रहे हैं। ऐसे तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मोरनी कहती है, कहानी सुना करके तुम साबित करना क्या चाहते हो? मोर कहता है, साबित करना यह चाहता हूं कि इस दुनिया में, इस संसार में कैसे कैसे चुगला प्रवृत्ति के लोग हैं जो आपस में एक दूसरे की फूट डलवाने के लिए खड़े रहते हैं। आप ये नहीं जानती। साबित करना मैं ये चाहता हूं कि चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट डलाए दे, करे एक की दो। हे प्रिय, जो नीच प्रवृत्ति वाले जीव होते हैं, जो चुगला प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, वो कभी अपनी आदत से बाज नहीं आते। वे चुगली करके घर में फूट डलवा ही देते हैं। जिस तरीका से एक कौवा ने हमारे तुम्हारे बीच में फूट डलवाने की कोशिश की है, और इसी सच्चाई और झूठ को, इस कहानी को सुना करके मैं साबित करना चाहता हूं। तब मोरनी कहती है, ठीक है पिया जी, सुनाइए कहानी, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगी। मान्यवर। तब वह मोर कहता है कि हे प्रिय, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक श्यामू नाम का बहुत ही सज्जन लड़का रहता था। वह बहुत ही दयालु था, परंतु भाग्यवश वह बहुत ही निर्धन था। वह रुपयों पैसों से तो किसी की मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने शरीर से हर किसी की मदद कर दिया करता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़ करके चले गए थे, परंतु उसके लिए घर और कुछ खेती यानी जो जमीन थी वह छोड़ गए थे, जिसमें वह खेती करके अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेता था। दोस्तों, श्यामू की शादी नहीं हुई थी और वह शादी करना भी नहीं चाहता था, परंतु एक दिन ऐसी कुछ बात हुई कि न चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ी। मान्यवर। मोर आगे मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, हुआ कुछ ऐसा कि उसके गांव में एक बूढ़ी मां अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उस बूढ़ी मां के घर पर भी बेटी के अलावा कोई और तीसरा नहीं था। अब बेटी अकेली क्या कर सकती थी? घर का काम करे या खेती करे, क्योंकि खेती का काम भी अकेले नहीं कर पाती थी। और ऊपर से वह एक लड़की थी, उसे गांव समाज को देखकर भी चलना होता था। गांव में लड़कियों को अकेले कहीं जाना ठीक नहीं माना जाता था। कई बुरी मनसा वाले लोग उसके साथ कोई अनहोनी ना कर दें, या फिर कोई उस पर व्यर्थ का दोष ना लगा दें। इन्हीं सारी बातों को मन में सोचकर वह लड़की घर से बाहर कब निकलती थी। उधर श्यामू को जब पता चला कि ये बूढ़ी मां के खेत में काम करने वाला कोई नहीं है, तो वह अपने साथ उनकी भी खेती बाकायदा कर दिया करता था। बूढ़ी मां की और उस लड़की की जीविका भी श्यामू ही चलाया करता था। कभी कभी बुढ़िया बीमार पड़ जाती थी तो श्यामू उसकी सेवा भी किया करता था, उसकी दवा का भी प्रबंध करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, बूढ़ी मां बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई तो श्यामू एक वैद्य को बुला लाया। वैद्य की दवाई से भी वह बूढ़ी मां को कोई राहत नहीं मिली। अब तो बूढ़ी मां को आभास हो गया था कि अब उसका समय नजदीक आ गया है, परंतु उसे एक चिंता खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, इसकी शादी कौन करेगा। तब उसने सोचा कि मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही हूं, लड़का तो मेरे पास में ही है, और मैं ये सोच रही हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा। लड़का मेरे सामने खड़ा है, इससे अच्छा लड़का कहीं मिल ही नहीं सकता। मान्यवर। वह बूढ़ी मां चारपाई पर पड़े पड़े श्यामू से बोली, देखो बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, जिसका उपकार हम नहीं चुका सकती। अब मेरा बचना तो मुश्किल है, किसी भी वक्त मेरा बुलावा आ सकता है। तुम्हारे उपकार से बेटा मेरे रोम रोम दबे पड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या तुम मुझ पर एक उपकार और भी कर सकते हो, जिससे कि मैं चैन से मर सकूं। दोस्तों, तब श्यामू कहने लगा, मां, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरा आपके अलावा इस संसार में और है ही कौन?
मैं तो तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। तब वह बूढ़ी मां बोली, बेटा मेरे मरने के बाद मेरी बेटी से तुम शादी कर लेना, तुमसे अच्छा लड़का इसे भला कहां मिल सकता है। दोस्तों, वह लड़का उस बूढ़ी मां से कुछ कह पाता इससे पहले ही उस बुढ़िया ने दम तोड़ दिया, यानी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस तरह श्यामू को उस लड़की से विवाह करना ही पड़ा। अब वह उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर पर ले आया और उसके साथ रहने लगा। मित्रों, मोर आगे की कहानी कहता हुआ बोला कि हे मोरनी, शादी से पहले उस लड़की ने श्यामू के सामने एक शर्त रखी थी। लड़की ने कहा था कि श्यामू, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं शहर में जाकर पढ़ती हूं। अब मैं शहर जाकर कोई काम करूंगी, तुम मुझे रोकोगे नहीं, साथ ही साथ तुम कभी ये नहीं पूछोगे कि शहर में जाकर मैं कौन सा काम कर रही हूं। दोस्तों, लड़की की शर्त उस लड़के ने मान ली। अब तो वह लड़की सप्ताह में सिर्फ एक दिन श्यामू के पास गांव में रहती थी, बाकी दिन शहर में जाकर बिताती थी। लेकिन शर्त के मुताबिक मोहन उससे कुछ पूछता भी नहीं था। कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता रहा। बाद में गांव के लोगों ने श्यामू से पूछा कि तुम्हारी पत्नी शहर में कौन सा काम करती है, लेकिन श्यामू को तो कुछ पता ही नहीं था। शर्त के मुताबिक वह अपनी पत्नी से कुछ कह भी नहीं सकता था, तो ये गांव वालों को क्या बताता। आखिर में उसे कहना ही पड़ा, भाई हमें कुछ नहीं पता, उसने कभी हमें यह बताया ही नहीं कि वह करती क्या है, और ना मैंने कभी उससे पूछा है। प्रिय दर्शकों, फिर क्या था, अब तो उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी। गांव में बातें शुरू हो गईं कि श्यामू की औरत शहर जाकर गलत काम करती है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, वह एक चरित्रहीन स्त्री है। गांव के लोग कहते हैं अगर शहर में नौकरी करती होती तो श्यामू को अवश्य बताती, लेकिन श्यामू को तो उस लड़की ने पहले ही अपने वचन में बांध लिया है। मित्रों, धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब तो श्यामू कहीं जाता तो लोग श्यामू को देखते ही उसके सामने उल्टी सीधी बातें करने लगते थे। कोई कहता था कि तुम उससे पूछ क्यों नहीं लेते, या उसके साथ जाकर देख क्यों नहीं लेते कि आखिर तुम्हारी पत्नी क्या करती है। गांव वालों की बातें सुनकर के श्यामू तंग आ चुका था। उसे भी अब लगने लगा था कि ये सभी लोग सच बोल रहे हैं, वह जरूर शहर में रहकर कोई गलत काम कर रही है, इसलिए मुझे अपने वचनों में उसने बांध दिया है। प्रिय दर्शकों, मोर आगे कहता है कि हे प्रिय मोरनी, श्यामू सोचने लगा कि मुझे तो पहले से ही स्त्रियों से नफरत थी, इसलिए मैं शादी ही नहीं करना चाहता था, लेकिन मरते मरते उस बुढ़िया ने मेरे गले ये मौत का फंदा डाल ही दिया। अब ना तो जीते ही बनता है, ना तो मरते ही बनता है। उसके मन में तरह तरह के गलत विचार उठने लगे। श्यामू गांव के लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर क्रोध में भर उठता था। दोस्तों, पति पत्नी के बीच के विश्वास को गांव के कुछ लोगों ने नष्ट कर दिया था। वह सोचने लगा अब जीने से क्या फायदा, इतनी बदनामी हो गई है, अब तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसी विचार से वह एक दिन नदी के किनारे पर जाता है और नदी में छलांग लगा देता है। संयोगवश वहां एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे। वह बहुत अच्छी तरह तैरना जानते थे। महात्मा जी ने देखा कि यह लड़का आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदा है और डूब रहा है, और अगर ये डूब गया तो मुझे पाप लगेगा। महात्मा जी ने तैरकर उस श्यामू को बचा दिया और किनारे खींच लाए। श्यामू बोला, आपने मुझे क्यों बचाया, मैं तो मरने के लिए नदी में कूदा था। महात्मा बोले, लेकिन बेटा तुम मरना क्यों चाहते हो, इस दुनिया में जीने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, और तुम एक ऐसे हो जो मरने पर उतारू हो। तब श्यामू कहता है कि महात्मा जी, मैं उसके लिए जिंदा नहीं रहना चाहता जिसने मेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। मैं कैसे गांव वालों को अपना मुंह दिखाऊंगा, मैं कैसे उनसे नजरें मिलाकर बात करूं, इस बदनामी को लेकर मैं जीना नहीं चाहता। महात्मा जी बोले, बेटा एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी पत्नी को कभी गलत कार्य करते हुए देखा है? तब श्यामू बोला, नहीं महात्मा जी, मैंने उसे किसी के साथ आते जाते नहीं देखा है और ना कोई गलत कार्य करते देखा है। मैंने तो उसे आज तक कुछ करते देखा ही नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानता हूं कि वह शहर में जाकर क्या करती है। ये तो मेरे गांव वाले कह रहे हैं कि वह बदचलन है और मुझे धोखा दे रही है, इसलिए मुझे भी लगा कि मेरी स्त्री ठीक नहीं है। मान्यवर महात्मा जी कहने लगे, बेटा अगर कल को ये गांव वाले कहने लगे कि तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, तो क्या ये तुम सच मान लोगे कि मेरी आंखें फूट गई हैं? श्यामू बोला, ये बात मैं कैसे मान लूंगा महात्मा जी? तो महात्मा जी बोले, ठीक है,
यही बात तुम्हारी पत्नी के साथ भी हो सकती है। तुम्हें अगर शक है तो तुम्हें उसका पता लगाना चाहिए। तुम्हें उसके हर कार्य पर नजर रखने की आजादी है। उसके लिए तुम किसी के बंधन में नहीं बंधे हो। अरे एक पति का कर्तव्य होता है कि पत्नी की छोटी से छोटी बात की जानकारी रखे, उसके अच्छे बुरे का ख्याल रखे। याद रखिए, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले लोग कान के कच्चे कहलाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अच्छे दोस्त या अच्छी पत्नी को खो देते हैं। आप चाहे कितने ही अच्छे इंसान हो, फिर भी आप किसी न किसी की नजरों में बुरे जरूर हैं, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार ही आपके बारे में सोचते हैं। महात्मा जी आगे कहने लगे कि जरा सोचो बेटा, जो गांव वाले तुम्हारी स्त्री पर दोष लगा रहे हैं, क्या उन्होंने तुम्हारी पत्नी को ये काम करते देखा है कि वे क्या करती है? वे तो बस यूं ही हवा में बातें बना रहे हैं, क्योंकि उनके घर की बात थोड़ी है। याद रखिए बेटा, किसी और के बारे में चाहे जैसा बोलो, कौन रोकता है? यही तो दुनिया की असलियत है। महात्मा जी ने समझाया कि बेटा, जिस बात को सोचकर तुम आत्महत्या कर रहे हो, अगर वह बात सच ना हुई तो क्या गांव वाले तुम्हें जीवित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और रही बात तुम्हारे सम्मान की, तो उसके विषय में तुम्हें समझाता हूं। महात्मा जी ने एक सिक्का अपनी झोली से निकाला और मिट्टी में फेंक दिया। बोले, ये क्या है? तो श्यामू ने कहा, महाराज ये तो रुपया है। फिर महात्मा जी ने उस सिक्के को पैरों से कुचला और पूछा, श्यामू ये क्या है? तब श्यामू बोला, महात्मा जी ये रुपया है। फिर महात्मा जी ने उस सिक्के के लिए कीचड़ में फेंक दिया। कीचड़ से वो निकाल करके श्यामू से पूछा कि बेटा ये क्या है? तब श्यामू ने जवाब दिया, महात्मा जी ये रुपया ही है। चाहे उसे मिट्टी में मिला दो या पानी में बहा दो या कीचड़ में फेंक दो, रहेगा तो रुपया ही। मान्यवर, तब महात्मा जी बोले, बेटा एक नेक दिल इंसान इस रुपए की तरह होता है। उसकी चाहे कोई निंदा करे या वह गरीब हो, चाहे वह भूखा रह जाए या फटे पुराने कपड़े पहने हो, लेकिन उसके मान सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात तुम्हारी पत्नी के चाल चलन की, तो अभी सैर चलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी पत्नी क्या करती है। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार श्यामू महात्मा जी के साथ सैर के लिए चल दिया। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी शहर में कहां रहती है और क्या काम करती है। उसने केवल लोगों के मुंह से सुन रखा था कि वह गलत काम करती है। महात्मा जी उसे लेकर शहर में एक बूढ़े वैद्य के पास में आए और बोले, वैद्य जी आप तो पूरे शहर की खबर रखते हो। इस व्यक्ति की पत्नी शहर में रहती है, लेकिन इसे ये नहीं पता है कि वह कहाँ रहती है और क्या करती है। तभी वैद्य जी कहते हैं, देखो भाई, मेरे पास 150 लड़कियां काम करती हैं, जिसमें 10 विवाहित हैं। पहले तुम उन 10 में तलाश कर लो। अगर उसमें तुम्हें तुम्हारी पत्नी नहीं मिलती है तो मैं उन 150 लड़कियों को उसकी तलाश का काम दे दूंगा। मान्यवर, श्यामू ने जब उन 10 विवाहित लड़कियों में अपनी पत्नी को देखा तो वह उन्हीं में से एक थी। इधर वह अपने पति को यहाँ देखकर बड़ी हैरान थी और बोली, आप यहाँ क्या करने आए हो? महात्मा जी बोले, हाँ पुत्री, हम लोग संयोगवश यहाँ आ गए हैं, नहीं तो मूर्खता के कारण ये महाशय नदी में जान देने जा रहे थे। महात्मा जी कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हें गलत समझ रखा है और तुमने भी अपने पति को नहीं बताया कि तुम क्या करती हो और कहाँ रहती हो। उल्टा उससे तुमने वचन ले रखा है कि मुझसे कुछ मत पूछना। भला क्या ऐसा कहीं होता है कि पति अपनी पत्नी की जानकारी न रखता हो, पत्नी अपने पति की जानकारी न रखती हो? अगर इस तरह की बात होती है तो दोनों के संबंध में वहीं से दरार शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और मुझे अपनी कुटिया में होना चाहिए था, लेकिन किसी की गलतफहमी में जान चली जाए, उसे बचाना और उसकी गलतफहमी को दूर करना मेरे लिए कुटिया में भजन कीर्तन से कहीं ज्यादा आवश्यक है। मान्यवर, मोर आगे मोरनी से कहता है कि प्रिय, श्यामू की पत्नी श्यामू से बोली, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, बल्कि तुम्हारे ही सारे मेरा घर चलता था। तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर बहुत बड़ा है, जिसकी कीमत में कई जन्म लेकर भी नहीं चुका सकती। तुमने सोच कैसे लिया है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? क्या तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था? तुम तो आवश्यकता से ज्यादा भोले निकले। कम से कम एक बार तुम्हें मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था कि शहर में कौन सा कार्य करती हो, कहीं बहुत मेहनत का कार्य तो नहीं करती हो। तुम्हें पूरा हक था जानने का और कार्य पसंद ना आए तो रोकने का भी। कहते हैं पति पत्नी के बीच संवाद करने को कोई बंधन रोक ही नहीं सकता है। तुम किसी बंधन में नहीं बंधे थे। मैं मानती हूँ कि मैंने न समझी में बड़ी भूल कर दी थी, तुमसे न पूछने का वचन ले लिया था।
लेकिन तुमसे मिलने तो हर हफ्ते आया करती थी। तुम एक बार मेरे कार्यों को देखने की इच्छा तो कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे थे कि मैं भी तुम्हारे साथ मरने के लिए विवश हो जाऊं। अब मुझसे वादा करो कि मेरे साथ शहर में ही रहोगी, मेरा साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ोगे। उसके लिए तुम्हें भी वैद्य का कार्य सीखना होगा। मैं अब तक इन्हीं वैद्य जी के पास वैद्य जी का कार्य सीख रही थी। मैंने इनसे इनका काम सीख लिया है। तुम जब सीख करके पक्के हो जाओगे तो हम उन गांव वालों को बताने के लिए चलेंगे एक दिन कि हम कौन सा धंधा करते हैं। प्रिय दर्शकों, मोर आगे कहता है मोरनी से कि प्रिय, उसी दिन से श्यामू और उसकी पत्नी शहर में रहने लगते हैं। श्यामू शहर में ही रह गया और महात्मा जी उनसे विदा लेकर अपनी कुटिया में चले आए। लेकिन वे चलते चलते कह गए थे कि जल्द ही तुम दोनों के लिए कामयाब होना होगा। अब कुछ दिन बाद दोस्तों, श्यामू को पता चला कि गांव में भयंकर बीमारी फैल गई है। तब वह अपनी पत्नी से बोला, हमें गांव वालों की मदद के लिए गांव चलना चाहिए, वरना सभी वे मौत मारे जाएंगे। अब तो दोनों गांव के लिए निकल पड़े। गांव में सैकड़ों लोग बीमार पड़े थे, लेकिन उसकी पत्नी की सूझबूझ और समय पर इलाज करने से वह सब बच गए। दोनों पत्नी ने समस्त बीमार लोगों को बचा लिया। अब तो दोस्तों, जिस रास्ते से उसकी पत्नी निकलती थी, जो निंदा करने वाले लोग थे ना, वह उसे देखकर उनका सिर अपने आप शर्म से नीचे झुक जाता था। वह अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते थे कि हम लोग जिसको बदचलन कहते थे, वह वास्तव में एक वैद्य है जिसने पूरे गांव की आज जान बचाई है। जब श्यामू अपनी पत्नी के साथ शहर लौटने लगता है, इधर दोस्तों एक दिन श्यामू अपनी पत्नी के साथ जब शहर लौटने के लिए होता है तो गांव वाले उसके रास्ते में आकर लेट गए। बोले, हम तुम्हें अब शहर नहीं जाने देंगे, तुम गांव में ही रहो और गांव वालों की जिंदगी बचाने का काम करो। अगर तुम हमारी बात ठुकरा कर चले गए तो हम मान लेंगे कि हमारी बहू ने हमारी गलतियों को माफ नहीं किया है। श्यामू की पत्नी अपने पति से फिर बोली, हमें इन्हें निराश करके, इनका दिल तोड़ करके शहर नहीं जाना चाहिए। आखिर यही हमारे अपने हैं, यही हमारे ताऊ दादा दादी और भाई बहन हैं। दोस्तों, इस प्रकार दोनों ने गांव में ही अपनी वैद्यशाला का निर्माण कर लिया और आदर के साथ महात्मा जी को बुलाकर उनसे आशीर्वाद लेकर समाज सेवा में लग गए। प्रिय दोस्तों, इधर मोर मोरनी से आगे कहता है कि प्रिय, याद रखिए, बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इसी तरह की लापरवाही का फायदा उठाकर बुरे लोग हमें और हमारे परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए इस कहानी से सीख लेते हुए हमें पूरी सावधानी के साथ सोच विचार का निर्णय लेना चाहिए। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसका भली भांति परीक्षण कर लेना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अंत में मोर कहता है कि प्रिय, इन 4 लोगों पर मनुष्य को कभी भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कितने ही सगे संबंधी क्यों ना हो, पर ऐसे 4 लोगों की बातों में मनुष्य को कभी आना ही नहीं चाहिए। नंबर 1 है, जो राह चलते आपको सलाह दे, उसकी बातों में कभी मत आना, क्योंकि राह चलता व्यक्ति अगर आपको सलाह देता है तो वह जरूर आपको किसी गलत काम में फंसाना चाहता है और आपका फायदा उठाना चाहता है। इसलिए राह चलते व्यक्ति की बात कभी भी माननी नहीं चाहिए। मोर बोला, प्रिय, दूसरी बात यह है, जो आपसे ईर्षा रखता हो, कहने का मतलब है आपसे जलन रखता हो, क्योंकि जलन रखने वाले लोग अक्सर मन के मैले होते हैं। वह कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते, बुरा ही सोचते हैं। दूसरों की तरक्की से वह बहुत ही जलते हैं। इसलिए जलन रखने वालों की बातों में भी कभी आना नहीं चाहिए। और नंबर 3 है, जो अधिक झूठ बोलता हो। मान्यवर, झूठ बोलने वाले लोग अक्सर बुरा ही करते हैं। वह किसी झूठी बात में, किसी गलत काम में दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। इसलिए झूठ बोलने वालों की बातों में भी कभी आना नहीं चाहिए। मोर कहता है मोरनी, और अंतिम बात है नंबर 4, जो नशा करता हो। याद रखिए, कभी भी ऐसे व्यक्ति की बात मत मानना जो कोई नशा करता हो, क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति कभी सही हो ही नहीं सकता। वह नशे में न जाने क्या क्या बोलकर आपको फंसा सकता है। इसलिए नशेबाज व्यक्ति से हमेशा दूर रहना। तो दोस्तों, इस तरह से मोर ने अपनी पत्नी को ये कहानी सुनाई और ये 4 बातें बताई जो इस समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी होती हैं और बहुत ही उपयोगी होती हैं। वह मोरनी अपने पति मोर के माध्यम से कहानी सुनने के बाद
और ये 4 बातें जानने के बाद में उसके लिए समझ में आ जाता है कि वह कौआ गलत था, हमारे पति गलत नहीं है। फिर वह मोरनी अपने पति से क्षमा मांगती है और कहती है कि पिया जी मुझे माफ कर देना, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा, मुझे उस कौए की बातों में नहीं आना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। आज हमें पता चल गया है कि आप हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मैं समझ गई हूं कि ये जंगल के पक्षी हमारे प्रेम को देख करके ये जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इसलिए हम दोनों में ये फूट डलवाना चाहते हैं जिस तरीका से कौआ हमें बहका करके चला गया था। तो प्रिय दर्शकों, फिर वह मोरनी अपने पति मोर के साथ में खुशी खुशी वहां रहने लगती है और जीवन जीने लगती है। तो दर्शक भाई याद रखिए, जो हमने इस कहानी के माध्यम से ये 4 बातें बताई हैं, यानी इन 4 बातों से ये जो 4 लोग हमने बताए हैं, इन 4 लोगों की बातों में कभी मत आना, आप हमेशा सुखी रहोगे। और जिस दिन भी इन 4 लोगों की बातों में आ गए, कोई भी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी अगर ऐसे इन 4 लोगों की बातों में आ गया तो उसका घर बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। जैसे माला के मोती टूट करके बिखर जाते हैं, उसी तरीका से उनके प्रेम का रिश्ता भी बिखर जाएगा, उनका घर भी टूट करके बिखर जाएगा। इसलिए इन 4 लोगों की बातों में कभी मत आना। मित्रों, कैसी लगी ये कहानी और ये 4 लोगों की जानकारी? हमें उम्मीद है आपके लिए ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कीमती राय जरूर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी हासिल हो पाए। इतना समय देने के लिए आप सभी दर्शकों के लिए कोट कोट धन्यवाद। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, नमस्कार।